मेरा नाम सुबोध गुप्ता है। मैं सस्ता लोन बाजार .com का फाउंडर हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स क्वेश्चन करते हैं कि फिक्स रेट लेना चाहिए होम लोन पर या फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए, और बड़ा कन्फ्यूज़न है इस सब्जेक्ट के बारे में भी, क्योंकि तरह तरह के ऑफर्स और प्लस माइनस फ़ायदे नुकसान इस बारे में बताए जाते हैं। आज हम चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पे कि फिक्स रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, और कौन सा रेट अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपके लिए लेना ठीक रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिक्स रेट ऑफ होम लोन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि समझ में आ रहा है कि फिक्स रेट का मतलब है कि आपने एक होम लोन ले लिया और वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, जितने समय के लिए भी आपने उसको फिक्स रेट पे लिया है वो फिक्स रहने वाला है। अगर आपने 2 साल के लिए फिक्स लिया है तो 2 साल के लिए रेट ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, चाहे इकोनॉमी में जो मर्जी होते रहे, सरकारें बदलती रहें, जो मर्जी हो जाए। 5 साल के लिए फिक्स लिया है तो 5 साल तक रेट फिक्स रहेगा। 10 साल के लिए फिक्स लिया है तो 10 साल के लिए फिक्स रहेगा। दूसरी कैटेगरी है फ्लोटिंग रेट की। फ्लोटिंग रेट अगर आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है तो उनकी जो प्राइम लेंडिंग रेट होती है PLR, उसमें डिस्काउंट करके निकाला जाता है। और अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो बैंक का जो MCLR होता है होम लोन का, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बैंक अपना ऐड करता है, तब आपका रेट आता है। तो फ्लोटिंग रेट में अगर PLR बैंक का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का ऊपर जाएगा तो आपका रेट ऊपर जाएगा, PLR नीचे जाएगा तो आपका रेट नीचे जाएगा। और अगर आपने बैंक से फ्लोटिंग रेट लिया है तो MCLR अगर बैंक का ऊपर जाएगा तो आपका रेट ऊपर जाएगा, और अगर MCLR नीचे जाएगा तो आपका रेट नीचे जाएगा। तो फ्लोटिंग रेट में और फिक्स रेट के बीच में एक और चीज़ आ जाती है बीच में, और वो चीज़ है सेमी फिक्स्ड रेट। सेमी फिक्स्ड रेट का मतलब है कि वो रेट जो पूरे टेन्योर के लिए फिक्स नहीं है। आपने अगर 20 साल के लिए होम लोन लिया है तो हो सकता है कि उसमें से सिर्फ 10 साल ही आपने फिक्स रेट रहेगा आपका, और बाकी के 10 साल फिर वो कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक फ्लोटिंग में आ जाएगा। या हो सकता है कि शुरू के सिर्फ 5 साल ही फिक्स रहे, तो इसे सेमी फिक्स्ड होम लोन भी बोलते हैं। तो इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं कि इनके फायदे नुकसान क्या हैं, और एक आम आदमी के लिए कौन सा लोन लेना फायदेमंद या नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। अब पहले हम बात करते हैं फिक्स रेट की। फिक्स रेट लेने का जो सबसे बड़ा फायदा या जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है, या इस क्वेश्चन के बारे में ही जब हम बात करते हैं कि कौन सा लोन ले, फिक्स रेट ले या फ्लोटिंग रेट ले, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्यूचर क्या है। यानी इंडिया में जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्यूचर में, वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, और मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा शास्त्री भी कहता नहीं हूं, दावा भी नहीं करता हूं। और हो सकता है जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं इस देश के, वो भी इस बात का कोई पुख्ता जवाब ना दे पाए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी जवाब ना दे पाए कि होम लोन जो रेट है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन जब कोई आदमी फिक्स रेट लेता है तो उसके मन में सोच यही रहती है कि पास्ट में दुर्घटना घट चुकी है, उसने कोई लोन लिया था जो बढ़ गया, EMI बढ़ गई, टेन्योर बढ़ गया, और कहावत है कि दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो वो उस दुर्घटना से बचने के लिए, अपना पीस ऑफ माइंड बरकरार रखने के लिए, उसका दिमाग की शांति बनी रहे, उसकी जो EMI आज है वही आज से 10 साल बाद भी रहे, उसके लिए वो फिक्स रेट चूज करता है। क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में या तो रेट बढ़ जाएंगे, और वो उसके बस की बात नहीं है, उसके जो घर का बजट है वो उससे हिल जाएगा, खराब हो जाएगा। वो इस चीज की भी परवाह नहीं करता, इस चीज को भी माइंड नहीं करता कि उसको फिक्स रेट में एक थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। क्योंकि अगर आप फ्लोटिंग रेट लोगे बैंक से तो वो कम रेट पे होता है, और अगर आप फिक्स रेट मांगने जाओगे तो फिक्स रेट का जो होम लोन है वो फ्लोटिंग रेट के होम लोन से 25 पैसे 30 पैसे मैं नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, बेसिस पॉइंट्स टेक्निकल लैंग्वेज है, तो थोड़ा ऊपर आएगा। अगर 8.35 8.40 पे फ्लोटिंग रेट मिल रहा है तो हो सकता है फिक्स रेट आपको 8.60 8.65 8.75 पे मिले।
तो वो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार है कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दे दूंगा, परंतु मेरी ईएमआई कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब क्या उसका ये जो आत्मिक शांति की खोज वो कर रहा है, फिक्स रेट लेने से वो बरकरार रहेगी? तो इसके लिए पहले हम जानते हैं कि फिक्स रेट आमतौर पे अमूमन बैंक कितने टर्म के लिए देते हैं। मैंने मार्केट में बहुत सारे बैंक्स देखे हैं, बहुत सारे लीडिंग बैंक्स तो फिक्स रेट ऑफ होम लोन देते ही नहीं है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं बैंकों का नाम नहीं लेता, किसी भी वीडियो में अवॉइड करता हूँ लेना, ले भी दिया हो तो वो है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स जो फिक्स रेट देते हैं तो यूजुअली मैंने देखा है वो तीन ऑप्शन देते हैं, तीन चार तरह के ऑप्शन होते हैं। 1 ईयर फिक्स या 2 ईयर फिक्स या 3 ईयर फिक्स या 5 ईयर फिक्स, और एक आध 10 ईयर तक फिक्स देता है। बहुत कम देखा है वो 10 ईयर वाला ऑप्शन भी, ज्यादातर 5 ईयर्स फिक्स तक देते हैं। एक आध बैंक, एक आध हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 10 ईयर्स फिक्स देती होगी। अब क्योंकि पूरा लोन टेन्योर के लिए फिक्स देने वाला मुझे तो कोई नहीं मिला। अगर आपको कोई मिला हो, मेरी जानकारी में ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरी भी जानकारी बढ़ जाएगी। मुझे एक भी बैंक ऐसा नहीं मिला कि अगर मैं 30 साल के लिए होम लोन ले रहा हूं और वो बैंक मुझे 30 साल के लिए फिक्स रेट दे, या मैं 20 ईयर्स के लिए भी ले रहा हूं तो पूरे 20 ईयर्स के लिए मुझे फिक्स रेट दे। एक भी बैंक, एक भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मुझे ऐसी मिली नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है तो आप बताइए मुझे, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो। तो जो पर्पस ये था कि पूरा लोन टेन्योर में मेरी ईएमआई ना बढ़े और जितनी है उतनी रहे, ताकि मेरे घर का बजट ना बिगड़े। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता शेयर मार्केट की तरह कि अब रेट ऊपर चला गया, अब नीचे चला गया, ऊपर चला गया, अब नीचे चला गया। जितना है उतना रहे। तो ये पर्पस तो यहीं पे बीट हो गया, क्योंकि फुल लोन टेन्योर, फुल टर्म के लिए फिक्स्ड रेट मुझे नहीं मिला, अवेलेबल नहीं है। सेकंड बात यह है कि जो बैंक है वो आपसे बहुत तगड़ा व्यापारी है। बैंक एक व्यापारी होता है। ये समझने की गलती मत कर देना कि बैंक जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए बने हैं। बैंकिंग एक इंडस्ट्री है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री होती है वैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री है जो प्रॉफिट के लिए बनी है। और हर बैंक एक व्यापारी है। वो व्यापार कैसे करता है? वो व्यापार ऐसे करता है कि जब आम आदमी बैंक के पास जाता है तो वो अपने पैसे जमा कराता है सेविंग अकाउंट में या एफडी करके, तो बैंक उसको ब्याज देता है। यानी वो लोगों से पैसे उधार लेता है और उन्हें ब्याज देता है 4% का, 6% का, एफडी पे 7% का। सस्ते रेट पे पैसा लोगों से उधार लेता है बैंक। और फिर क्या करता है? अपनी ब्रांचेस खर्चे वगैरह काट के, अपना प्रॉफिट वगैरह मार्जिन उसमें जोड़ के, जो जिन कस्टमरों को पैसा चाहिए होता है, चाहे वो होम लोन के माध्यम से चाहिए या किसी भी और लोन के माध्यम से चाहिए, उन्हें ज्यादा रेट पे वो पैसा देता है। कम रेट पे पब्लिक से पैसा लिया और ज्यादा रेट पे वही पैसा पब्लिक को उधार दिया और इस तरह से प्रॉफिट कमाया। ये बैंक का काम होता है। तो आप क्या समझते हो कि बैंक जो एक व्यापारी है, और वहां बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे होंगे उनके मैनेजमेंट में जो इतना बड़ा बैंक चलाते हैं, इतनी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, उनको इकोनॉमिक्स की आपसे या मेरे से क्या कम समझ होगी? ऐसा समझने की गलती मैं तो नहीं कर सकता। तो अगर बैंक ने ही एक दुकान खोल रखी है और उस दुकान के बाहर एक ही प्रोडक्ट के वो 2 रेट दे रहा है कि या तो फ्लोटिंग ले लीजिए या इतने साल के लिए फिक्स ले लीजिए, और उसका रेट ये है तो आपको क्या लगता है कि बैंक क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको ऑफर करेगा, ऐसी कोई स्कीम आपको देगा जिसमें बैंक को खुद ये लगता हो कि हमें घाटा हो सकता है? इतना कच्चा व्यापारी कोई बैंक या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती है। तो मैं टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा फ्यूचर में, यूरोप में कितना था, आज से 10 साल पहले कितना था, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट कैसी है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, इन सब चीजों पे नहीं जा रहा हूं। तो बैंक एक पक्का व्यापारी है और अगर वो आपको फिक्स रेट दे रहा है तो इसमें भी उसका फायदा ही होने वाला है। अब बात करते हैं पेनल्टी की। अगर आपने कोई होम लोन लिया है और आपने अगर फिक्स रेट पे होम लोन लिया है
तो जब तक आपका होम लोन फिक्स रेट पे चल रहा है, अगर आपने 3 साल के लिए फिक्स रेट लिया है और अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो आप कोई प्रीपेमेंट कर रहे हैं, कोई पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, यानी आपके पास सरप्लस पैसा है, आप बैंक में जाके कह रहे हैं 20 लाख का मैंने लोन लिया था, ये 50,000 रुपये में जमा कर रहा हूं, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके ऊपर आरबीआई का भी सर्कुलर है और एनएचबी का भी सर्कुलर है, नेशनल हाउसिंग बैंक का भी सर्कुलर है। यानी चाहे आपने लोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया फिक्स रेट पे, चाहे बैंक से लिया, अगर आप अपनी जेब से लोन प्रीपे कर रहे हैं या पूरा का पूरा क्लोज भी कर दे रहे हैं, फुल क्लोजर कर रहे हैं, तो उस पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है और कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। आपने आज लोन लिया, आप कल भी बंद कर सकते हो, कल भी पार्ट पेमेंट कर सकते हो और पूरी तरह से लोन क्लोज भी कर सकते हो। तो फिक्स रेट में पहली बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि खुद प्रीपेमेंट करेंगे, पार्ट पेमेंट करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, परंतु यदि आप इस दौरान अपना लोन ट्रांसफर कराना चाहते हैं किसी भी दूसरे बैंक में या दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, तो जो एग्जिस्टिंग बैंक है जहां से आपका लोन चल रहा है वो आप पे आमतौर पे 2% की पेनल्टी चार्ज करता है। जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग बचता है वो 2% की पेनल्टी प्लस 18% जीएसटी चार्ज करेगा आपसे। क्यों चार्ज करेगा? क्योंकि उस बैंक ने आपको फिक्स रेट दिया था और ये रिस्क लिया था। उनकी नज़र में रिस्क था, मेरी नज़र में तो बैंक कोई रिस्क लेता नहीं है, सारे रिस्क कस्टमर ही लेते हैं। तो उनकी नज़र में लॉजिक ये है कि उन्होंने रिस्क लिया कि फ्यूचर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी जाता तो भी वो आपका रेट नहीं बढ़ाते, इसलिए उन्हें आपकी लॉयल्टी चाहिए, आपकी वफादारी चाहिए, आप उनसे उनके साथ ही रहें उतने समय के लिए। और अगर आप इस समय अपना लोन ट्रांसफर कराओगे किसी भी दूसरे बैंक में किसी भी वजह से, तो एग्जिस्टिंग बैंक में पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर आपने फिक्स रेट ले लिया 8.75 पे 10 साल के लिए और मार्केट में रेट कम होके आ गया फॉर एग्जांपल 7%, और आपको लगता है भाई 8.75 तो बहुत ज़्यादा, अब 7% आ गया, मुझे लोन शिफ्ट करना है, तो बैंक पेनल्टी चार्ज करता है। खुद प्रीपेमेंट करेंगे तो पेनल्टी नहीं लगेगी, ट्रांसफर कराएंगे तो पेनल्टी लगेगी। अगर आपने फ्लोटिंग होम लोन रेट लिया है तो दोनों अवस्थाओं में ही कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप खुद अपनी जेब से पैसे बैंक को प्रीपेमेंट कर रहे हैं, फोरक्लोजर कर रहे हैं, तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर आप ट्रांसफर करा रहे हैं किसी दूसरे बैंक में तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी, 1 भी रुपए की पेनल्टी नहीं लगेगी। वहां फ्रीडम है, आप लोन ट्रांसफर करा सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांसफर करा सकते हो। और अगर आपने सेमी फिक्स्ड लोन लिया है यानी ड्यूअल रेट लिए हैं, ड्यूअल रेट मतलब पूरे लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स तो मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है जिसमें पहला 2 साल 3 साल या 5 साल फिक्स है, तो ड्यूरिंग दोज 5 ईयर्स जब तक कि फिक्स पीरियड चल रहा है तब तक लोन ट्रांसफर कराओगे तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद जब आपका रेट फ्लोटिंग पे आ जाएगा फिर ट्रांसफर कराओगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस पे बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और नेशनल हाउसिंग बैंक के रिटर्न सर्कुलर्स हैं और मेरे पास मौजूद भी हैं और आप भी उनकी वेबसाइट से जाके निकाल सकते हो। तो ये बात हो गई पेनल्टी की कि अगर आप खुद पे करते हैं या ट्रांसफर कराते हैं तो क्या अंतर है। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। अब आप सोचोगे अंतर तो बहुत सारे, आपको कैसे दिखाई नहीं देता? मुझे इसलिए दिखाई नहीं देता कि पहली बात तो यह है कि हर बैंक ऑप्शन दे देता है कस्टमर को कि आप किसी भी समय बीच में फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट पे कन्वर्ट करा सकते हो कन्वर्जन फीस देके। यानी अगर आज आपने 10 साल के लिए फिक्स रेट ले लिया और आपको लगता है रेट बहुत बढ़ गया, तो बजाय बैंक को 2% पेनल्टी देके कहीं और ट्रांसफर कराने के, आपका एग्जिस्टिंग बैंक ही आपको ये ऑप्शन दे देगा कि आप मुझे एक नॉमिनल सी कन्वर्जन फीस दे दो, जितनी भी होगी 5,000 10,000 रुपये या जो भी उस बैंक ने निर्धारित की होगी, और मैं ही आपका रेट फिक्स हटा के फ्लोटिंग पे कन्वर्ट कर देता हूँ। यानी फिक्स रहा नहीं, आप कन्वर्जन फीस दे दिए, वो फ्लोटिंग हो जाएगा। रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, आपने फ्लोटिंग रेट लिया है और वो बैंक फिक्स रेट भी ऑफर कर रहा है और आप चाहते हो मैं फिक्स करा लूँ, तो आप बैंक को एक कन्वर्जन फीस दीजिए और वो आपका रेट फिक्स पे कन्वर्ट कर देंगे। तो फिक्स फ्लोटिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है और फ्लोटिंग फिक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, नॉमिनल सी फीस देके आप जब मर्जी इसमें शिफ्ट करा सकते हो। तो इसलिए मुझे इसमें कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता।
रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मुझे अंतर दिखाई नहीं देता। रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे अंतर इसलिए दिखाई नहीं देता कि होम लोन पे गवर्नमेंट की स्पेशल नजर रहती है। हो सकता है कार लोन पे ना रहती हो सकता है किसी और लोन पे ना रहती हो, होम लोन पे रहती है, क्योंकि ये मासे से जुड़ा हुआ मुद्दा है, घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रियल एस्टेट, घर, आम आदमी और भारत में प्रधानमंत्री का सपना कि हर आदमी को घर मिले, ये सब जुड़े हुए विषय हैं। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा लॉन्ग टर्म में, ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है 6 महीने ऊपर चला जाए। आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया और 6 महीने, 1 साल या 2 साल रेट ऊपर भी रहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप तो 20 साल बाद, 20 साल में 240 महीने होते हैं, आप अंत में तो एवरेज निकालोगे ना 240 महीने की कि रेट क्या रहा। या आपने 20 साल लोन नहीं भी चलाया, 10 साल चलाया या 8 साल चलाया, 96 मंथ चलाया, तो आप तो हर महीने रेट अलग अलग भी रहा तो 96 मंथ बाद एवरेज निकालना रेट क्या रहा। तो होम लोन रेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाएगा। अब घटने की बात कर लेते हैं। कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा नीचे तो जा नहीं सकती। अगर बैंक आपको सेविंग पे अकाउंट पे ब्याज दे रहा है, एफडी पे आपको ब्याज दे रहा है, साथ में उसने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, वहां पे बढ़िया बढ़िया एसी चल रहे हैं, बिजली का बिल दे रहा है, बढ़िया बढ़िया अच्छा सा स्टाफ रखा है, उनको सैलरी दे रहा है, तो ये सब एक्सपेंसेस भी बैंक इनकर कर रहा है। तो एक मिनिमम कॉस्ट उस बैंक की आएगी, उस फंड की जो वो आपको उधार दे रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट हो या पीएलआर हो, उसका एक कैलकुलेशन मेथड है और वो बहुत सारे फैक्टर से ड्रीवन है कि वो कितना नीचे जा सकता है, वो एक लिमिट से नीचे नहीं जा सकता। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जो रेट अभी चल रहे हैं उसमें कोई ड्रास्टिकली गिरावट आ जाएगी फ्यूचर में। और अगर ऐसी भी संभावना नहीं है कि गिरावट आ जाएगी और ये भी संभावना नहीं है कि वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपने फ्लोटिंग रेट लिया है, फिक्स रेट लिया, कोई खास फर्क लॉन्ग टर्म में पड़ने वाला नहीं है। यानी अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया तो इस चीज से कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है कि आपने किस रेट पे लोन लिया था। बल्कि फिक्स रेट अगर आपने 20 साल का कहीं मिल भी गया तो आपको ज्यादा पैसे दे के पीछा छुड़ाना पड़ेगा ब्याज के, लेकिन वो भी स्थिति आएगी नहीं क्योंकि आप बीच में ही कन्वर्ट कर लोगे जैसे मैंने बताया उसे फ्लोटिंग रेट में। और अगर आपने कम टेन्योर के लिए लोन लिया, आपने आज कोई लोन लिया, आपको चलाना ही 3 साल है, 4 साल है, या 2 साल में ही आप चाह रहे हो मुझे लोन खत्म कर देना है, 5 साल में लोन खत्म कर देना है, तो फिर भाई ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आप फ्लोटिंग रेट लो या फिक्स रेट लो। जब आपने सोच ही रखा है मैं लोन 2 साल में खत्म कर दूंगा, तो 2 साल में कौन सी माया लुट जाएगी फ्लोटिंग रेट में या फिक्स रेट में। शॉर्ट टर्म में तो उतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है फिर। तो फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट बहुत सॉलिड कंसेप्ट अपने आप में नहीं है। ये सिर्फ एक मुझे मार्केटिंग गेमिक जैसा दिखाई देता है, कस्टमर का कंफ्यूजन बढ़ाने का एक और जरिया है। इसमें कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन की जाए कि फिक्स रेट लेना चाहिए, फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए, या फिक्स रेट लेने से ये बड़े बड़े फायदे हो जाएंगे या ये बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे, या फ्लोटिंग रेट लेने से ये बड़े बड़े फायदे हो जाएंगे या फ्लोटिंग रेट लेने से ये बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां लगभग एक जैसी हैं, लेकिन वो जो पेनल्टी क्लॉज वाली बात है वो जरूर फ्लोटिंग रेट के फेवर में जाती है कि अगर आपने फ्लोटिंग रेट लिया है और आप लोन ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, लगेगी। और जरूरी नहीं है कि लोन ट्रांसफर आप सिर्फ रेट कम करने के चक्कर में ही कराओ। लोन ट्रांसफर कराने के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पैदा हो जाते हैं जो आज आपने सोचे ही नहीं होंगे। वो कस्टमर सर्विस भी हो सकती है, हो सकता है आपको कोई टॉपअप लोन के रिक्वायरमेंट पड़ जाए और एग्जिस्टिंग बैंक आपको टॉपअप लोन ना दे रहा हो, या दे रहा हो तो बहुत हाई रेट पे दे रहा हो, या आपका बैंक से ही झगड़ा हो जाए। तो कई कारण हो सकते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है लोन ट्रांसफर के रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हैं। लोन ट्रांसफर किन किन अवस्थाओं में कराना पड़ सकता है अपार्ट फ्रॉम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि फ्लोटिंग रेट लेना ही बेहतर है, क्योंकि
उसमें किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं है। लॉन्ग टर्म में फ्लोटिंग रेट कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। फ्लोटिंग रेट का रेट आमतौर पे बैंक हमेशा फिक्स रेट से कम ही रखते हैं, तो पहले ही आप ज़्यादा दे रहे हो। अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया फ्लोटिंग रेट तो ऐसा थोड़ी है कि बढ़ के वो फिक्स रेट से भी ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। और कई लोग फ्लोटिंग रेट लेने से इसलिए डरते हैं कि उन्हें लगता है कि फ्लोटिंग रेट में बैंक अपनी मर्जी से कभी भी रेट बढ़ा देता है, और जब रेट बढ़ाने होते हैं तो बढ़ा देता है, घटाने के टाइम नहीं घटाता। तो इसके लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपका लोन अभी एक बैंक से ले रखा है आपने, तो वो MCLR से लिंक है और उसमें बैंक ने प्रॉफिट चार्ज किया है। तो रेट क्यों बढ़ता है और रेट क्यों घटता है, इस पे मेरा सेपरेट वीडियो भी है एक। परंतु ऐसे आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है, बैंक की मनमर्जी नहीं है। बैंक का जब MCLR बढ़ेगा और आपका लोन MCLR से लिंक होगा तो ही आपका फ्लोटिंग रेट बढ़ेगा, और घटेगा भी तभी। इसी तरह PLR में जब PLR बढ़ेगा तभी आपका रेट बढ़ेगा, जब PLR घटेगा तब आपका PLR जब घटेगा तब आपका रेट कम होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फ्लोटिंग रेट, फिक्स रेट या सेमी फिक्स रेट में कोई विशेष एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। फिर भी मैं फ्लोटिंग रेट को प्रेफर करता हूं और सजेस्ट करता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि फ्लोटिंग रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फ्लोटिंग रेट में अगर आपको लोन ट्रांसफ़र कराना पड़ता है ड्यूरिंग लोन टेन्योर तो किसी भी तरह की पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ती। तो ये दो विशेष फ़ायदे मुझे फ्लोटिंग रेट में नज़र आते हैं। और अगर आप दिल्ली NCR में कहीं पर भी हैं और आपको किसी भी तरह के लोन की ज़रूरत है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बिज़नेस सच्चाई के साथ भी किया जा सकता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये वीडियो आपने देखा और इतने ध्यान से सुना और इसको लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए शुक्रिया।